सो नाउ वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइट। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि जो वेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अगर आप गीले कपड़ों की भी बात करें तो वो डार्क दिखते हैं अपीयरेंस में कंपेयर टू जब वो ड्राई होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ब्लैक आपको कोई चीज़ दिख रही है, उसके ब्लैक दिखने का क्या रीज़न है? तो ब्लैक दिखने का रीज़न आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सारी की सारी लाइट जो उसके ऊपर पड़ रही है वो सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ भी रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा, तो आपको वो चीज़ ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है कोई चीज़, उतना ही उसका कलर डार्क होता जाता है। जो आपको रेड दिखता है वो रेड क्यों दिखता है? क्योंकि रेड को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो वेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो वेट ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मान लीजिए वाटर की एक लेयर है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे पानी की एक लेयर होगी। अब इस लेयर की वजह से जब भी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ड्राई ऑब्जेक्ट से तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती थी। ठीक है, जो ड्राई ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है और ये सीधा रिफ्लेक्ट होके चली गई, आपकी आईज पे आ गई। तो आपको जो इमेज दिखेगी इसकी वो ब्राइट दिखेगी, क्योंकि जैसी लाइट इसके ऊपर पड़ी वैसी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ये पानी की जो लेयर है, ये पानी इस लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब आपकी आईज तक जो रे पहुँचेगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग होगा क्योंकि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ही कम लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक पहुंचेगी, तो आपको कलर उतना ही डार्क दिखेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि वेट क्लॉथ्स में जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड मटेरियल होता है वो कुछ पार्ट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक जा रही है वो पहले से कम है, इसीलिए ऑब्जेक्ट थोड़ा डार्क दिखाई देता है। नेक्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल कोट। लेट्स स्टार्ट अवर lecture from this beautiful quote, that is, roses are red and violets are blue, but colors intrigue artists and physics types too. ठीक है, तो कलर्स हम सभी को एक्साइट करते कि कलर्स होता क्या है। सिर्फ आर्टिस्ट को ही कलर पसंद नहीं है, एक फिजिसिस्ट को भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, या जो बच्चे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उनको भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ ऐसी ही क्यों दिख रही है। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर आपका आज का क्वेश्चन है कि इन द मूवीज यू समटाइम्स सी एन एक्टर लुकिंग इन द मिरर एंड यू कैन सी हिज फेस इन द मिरर। नाउ इट कैन बी सेड विद सर्टेनिटी दैट ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ सच अ सीन द एक्टर सीज इन द मिरर। तो आप फिल्मों में देखते हैं कि कोई एक्टर शीशे में देख रहा है और उसको अपना फेस शीशे में दिखता है। तो जिस समय ये सीन शूट किया जा रहा है, ठीक है, उस समय एक्टर को मिरर में क्या क्या दिखता है? मल्टीपल ऑप्शन हो सकती हैं। तो पहले ऑप्शन है हिज फेस, सेकंड आपका फेस, थर्ड मूवी कैमरा, फोर्थ डायरेक्टर का फेस। ठीक है, तो मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। तो ये आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक बेसिक रिफ्लेक्शन के ऊपर हमने लॉस तो पढ़े हैं, तो उसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करते हैं। दो मिरर यहाँ पर दिए गए हैं जो आपस में, ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है, आपस में ये 120 डिग्री एंगल पे रखे गए हैं। दिस इज द 120 डिग्री एंगल। अब ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये M1 से रिफ्लेक्ट हुई, फिर M2 से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही है। तो हमें बताना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रे आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M2। तो M2 से बाहर निकलते समय इसकी डायरेक्शन क्या है? मतलब आपको सिंपली जो यहाँ पर अननोन एंगल्स दिए गए हैं, डेल्टा, गामा और थीटा, ये तीनों बताने हैं। ठीक है, तो आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देन विल सी द सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन
स्टार्ट्स कि ये एंगल अगर 65 डिग्री है तो ये बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये परपेंडिकुलर है, इट इज़ द नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज 65, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा, 65 डिग्री। तो क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री दैट इज 25 डिग्री। तो डेल्टा की वैल्यू हमने निकाल दी। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 120 है तो डेल्टा प्लस गामा कितना होना चाहिए, 60 डिग्रीज, ठीक है। तो डेल्टा 25 है तो यहां से आप निकाल लोगे कि गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री। तो गामा आपके पास 35 डिग्री आ गया। अब ये पूरा एंगल भी 90 है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है, ठीक है, मतलब यहां से M2 से रिफ्लेक्ट होके बाहर जाने वाला एंगल थीटा है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो इंसिडेंट एंगल होगा ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो मतलब थीटा प्लस गामा भी 90 डिग्री है। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एक्टिविटी की थी स्पून वाली, तो स्पून वाली एक्टिविटी में हमने एक चीज़ देखा कि स्पून आपकी इमेज उसमें क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली चीज़ स्पून का जो सरफेस है वो बहुत शाइनिंग सरफेस है, तो शाइनी सरफेस होने की वजह से उस पर रिफ्लेक्शन होती है। अब स्पून में दोनों तरह के सरफेस हैं, एक तो ये वाला सरफेस, ठीक है, मतलब ये वाला जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, तब उसको कहते हैं कॉनकेव, ओके। ये पीछे उसके सपोर्ट है, और इस केस में दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कैसा है, अभी ये कर्व बाहर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हैं इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो कर्व्ड आउटवर्ड जब होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तब उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पून में हमें दोनों ही मिरर मिलते हैं, ठीक है, ये वाला सरफेस भी मिलता है स्पून का अंदर की तरफ से, और स्पून की बैक साइड इस तरह की होती है, कॉन्वेक्स मिरर की शेप की होती है। तो ये हो गए स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो इनको स्फेरिकल मिरर हम टर्म क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मिरर कर्व्ड हैं, और ये कर्व कहाँ से आया, ये कर्व बेसिकली किसी स्फेयर से आया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंप्लीट स्फेयर था, जैसे इस डायग्राम आप देख सकते हैं, पूरा स्फेयर था, उस स्फेयर का हमने इतना सा पार्ट ले लिया, ये हमारा कर्व्ड मिरर है, ठीक है। तो उनको स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल इसलिए क्योंकि ये मिरर बेसिकली एक पूरे कर्व का पार्ट हैं, ठीक है, और उस कर्व का जो रेडियस है दैट इज दिस आर, और जो सेंटर है उसको सी से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसकी पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्म्स हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक। तो फर्स्ट इज पोल। देखिए पोल क्या होता है, जो हमारा मिरर है कर्व्ड मिरर, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, और ये किस पे लाई करता है, मिरर के सरफेस पे ही लाई करता है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो ये था कॉनकेव मिरर, और ये दूसरा वाला डायग्राम है, ये है कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स का पोल आ गया, ठीक है। सेकेंड टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इन दोनों डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये मिरर एक इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है, और इस स्फेयर का, इस सर्कल का जो सेंटर बनेगा, वो सेंटर किस पॉइंट पे बन रहा है, वो सेंटर बन रहा है इस पॉइंट पे। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पोल से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑब्वियसली द रेडियस, ठीक है। तो ये भी रेडियस है, अगर सेंटर को आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं ये भी रेडियस है, सेंटर को आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं ये भी रेडियस है। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है, बेसिकली आर है। वैसे ही ये जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया कॉन्वेक्स का,
ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे लाई करता है, जबकि कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पीछे लाई करता है। ठीक है, तो इसका देखो, इसका डिफरेंस क्या है कि जब रे आएगी इस तरह से आ रही है रे, ठीक है, और मान लीजिए कि रिफ्लेक्ट होके इस तरह जा रही है, 1 सेकेंड, रे इस तरफ आ रही है और रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है। ठीक है, तो रे तो बाहर जा रही है, सॉरी दिस इज द डायरेक्शन, तो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके दूसरी तरफ है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्केव में रे इस तरह से आ रही है और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो अंदर की तरफ आएगी। ओके, तो जब रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसी तरफ है, पर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑपोजिट तरफ है। तो बस ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है या उसके पीछे है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमने ऑलरेडी देख लिया क्या होता है। देन प्रिंसिपल एक्सिस, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, देखिए ये जो एक्सिस है CP, ठीक है, जो पोल के थ्रू, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करती हुई लाइन है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। देन प्रिंसिपल फोकस, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। इस डायग्राम में अगर इन्फिनिटी पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी से हमें पता है कि जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल आती हैं। किसके पैरेलल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल ये ब्लू कलर की रेज आप देख सकते हैं। अब ये रेज जब पैरेलल आती हैं तो मिरर के सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे फोकस होती हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए यहां से ये लाइट आ रही है, रे आ रही है। अब जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुई उस पॉइंट को अगर आप सेंटर से कनेक्ट करोगे, ठीक है, ये हमने सेंटर से इसको कनेक्ट किया, तो ये जो बनेगा ये बेसिकली क्या बनेगा, ये आपकी नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ये परपेंडिकुलर है लाइन, तो इसके साथ इनकमिंग रे का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये रे भी यहीं पे आके फोकस हो रही है, ये रे भी यहीं पे आके फोकस हो रही है, जो नीचे से रे आ रही थी ये दोनों भी इसी पॉइंट पे फोकस हो रही हैं। ओके, तो इस पॉइंट को जहां पर सारी पैरेलल रेज आके फोकस होती हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और कॉन्वेक्स में ये कैसे आता है, तो देखिए कॉन्केव में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे की तरफ है, जबकि कॉन्वेक्स में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। तो यहां से पैरेलल रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके यहां से बाहर चली गई, पर अब इस रे को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तब जाके ये इस पॉइंट पे मिलेगा F पे। ठीक है, तो एक्चुअली ये यहां नहीं जा रही, पर इमेजिनरी पॉइंट है कि अगर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तब ये यहां पर जाके मिलती है। वैसे ये जो रे आ रही है दिस रे, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके ये बाहर चली गई, और इसको अगर हम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये भी यहीं आके मिल रही है। तो सारी पैरेलल रेज जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ, और कॉन्केव में दिस इज द फोकल लेंथ। देन लास्ट वन इज द एपर्चर। ठीक है, एपर्चर क्या होता है, इस पॉइंट से बेसिकली मिरर आपका जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक आपका मिरर है, तो या इस डायग्राम में देखते हैं, तो यहां से मिरर हमारा स्टार्ट था, ठीक है, यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, वैसे कॉन्केव के लिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिस इज एपर्चर। ठीक है, तो
तो m से लेके m डैश तक का डिस्टेंस जो है दैट इज एपर्चर। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में या हम जहाँ तक भी इन लॉज को पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के लॉज, हम मेनली फोकस करेंगे उन मिरर्स पे जिनके केस में अपर्चर स्मॉल होता है। मतलब हम लार्ज अपर्चर वाले मिरर्स को स्टडी नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स को ही स्टडी करेंगे। ओके, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखो, वी शैल कंसिडर ओनली रेज दैट मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस डायग्राम में ये जो पहली रे आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ काफ़ी स्मॉल एंगल पे, मतलब आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर नहीं है, नज़दीक है। ठीक है, तो ये रे आके यहाँ पर फोकस हो रही है। अब दूसरी रे की बात करते हैं, ये थोड़ा दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये रे आके यहाँ पे फोकस हो रही है। थोड़ा और ऊपर से एक रे आ रही है, वो ऑलमोस्ट यहाँ फोकस हो रही है। तो क्या हो रहा है, तीनों के फोकस अलग बन रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आपके फोकस पॉइंट एक से ज़्यादा बनते हैं तो इमेज ब्लर्ड हो जाती है, इमेज एकदम शार्प नहीं रहती। इसीलिए हम ऐसी रेज को कंसीडर ही नहीं करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर हों या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ज़्यादा एंगल बनाती हों। ठीक है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? इस रे को हम कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक हैं। तो अगर आपका मिरर इतना ही हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो, तो इसका अपर्चर बहुत छोटा हुआ। अगर आपका मिरर यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका अपर्चर होगा, अपर्चर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम हमेशा छोटे अपर्चर को सॉल्व करते हैं क्योंकि बड़े अपर्चर में क्या होता है, एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस एक से ज़्यादा जगह होता है जिससे इमेज क्लियर नहीं आती। तो वो हमारे जो बेसिक अजम्पशन है इस चैप्टर में उनके अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर फिनोमिना जहाँ पर एक से ज़्यादा फोकस पॉइंट बनते हैं, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर के बीच में भी कोई रिलेशन होता है? ठीक है, तो होपफुली आपको ये पता होगा कि रिलेशन तो होता है। अब क्या रिलेशन होता है और वो क्यों होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक अजम्पशन लेंगे कि अपर्चर ऑफ द मिरर इज़ स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल अपर्चर है ताकि हमारे पास कोई स्फेरिकल एबरेशन जैसा इफेक्ट ना आए। ओके, अब देखिए इस केस में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और सेंटर को अगर मैं इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हुआ आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब दिस इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों थीटा है। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है, पैरेलल रे है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है ना, तो ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब क्योंकि नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल भी, ये वाला एंगल भी थीटा है। अब इस केस में अगर ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, इट मीन्स एफ सी इज इक्वल टू एफ एक्स, ये दोनों लेंथ भी बराबर होंगी। अब जो एफ एक्स है वो क्या है, तो ये वैल्यू है एफ। अब आप बोलोगे कि सर फोकल लेंथ तो वो होती है जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये थी फोकल लेंथ, आप इसको कैसे बोल रहे हैं? तो यही पॉइंट है कि अपर्चर जब आपका स्मॉल है, मिरर का अपर्चर बहुत कम है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि पी एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स एफ। क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, ये ऐसा है जैसे बहुत छोटी सी आर्क है, तो इस पॉइंट से
इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट बराबर हैं, ठीक है, छोटी सी आर्क है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो बराबर हैं दोनों। तो यही बात है यहाँ पर कि ये अपर्चर स्मॉल है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है एक्स एफ, दिस वन एंड दिस पी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हम इनको ले रहे हैं, ठीक है। तो बराबर लेने की वजह से क्या होगा, अब ये डिस्टेंस तो एफ था, ये डिस्टेंस भी एफ हो गया, और क्योंकि एफ एक्स और सी एफ या एफ सी आपस में बराबर हैं तो ये लेंथ भी एफ होगी, और पी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यहां डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब सेकंड केस में देखो, ये इंसिडेंट रे आई, ये एंगल यहां पर थीटा है, ये नॉर्मल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल थीटा है, इस एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब सी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सेम लॉजिक कि ये जो फोकल लेंथ है पी एफ, छोटा अपर्चर होने की वजह से एफ एक्स और पी एफ आपस में बराबर होंगे, तो ये भी फोकल लेंथ एफ आ जाएगा, तो ये भी एफ था, ये भी एफ था, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 2f। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ फॉर दोज स्फेरिकल मिरर्स हुज अपर्चर इज स्मॉल। अगर अपर्चर बड़ा होगा तब ये अजम्पशन हम नहीं ले सकते, तब इस रिलेशन को भी हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया इस पर्टिकुलर केस का प्रूफ। सेकंड इज, अब बिफोर स्टार्टिंग के स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेजेस बनती हैं पहले देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि एक प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती थी, ठीक है, आपने पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट O है, इसकी मिरर से जो इसका डिस्टेंस है दैट इज P, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पीछे बन रही है, मतलब यहाँ पर P इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से उतना ही पीछे उसकी इमेज बनती है, और क्योंकि इमेज मिरर से पीछे बन रही है तो वो वर्चुअल है, रियल तो नहीं है। इरेक्ट है क्योंकि अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, सपोज आपके पास एक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे वो भी कैसी होगी, ऐसी बनेगी, मतलब इन्वर्टेड नहीं होगी, ठीक है, सीधी होगी, तो इरेक्ट होगी। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ मिरर था और यहाँ पर आर शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज योर मिरर, तो यहाँ पर क्या बनता है, इस तरह का आपको दिखाई देता है, ठीक है। जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप अपना राइट हैंड उठाएं और देखेंगे कि मिरर में वो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, तो मतलब लिटरली साइड्स इसमें फ्लिप हो जाती हैं, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट बन जाता है, तो लिटरली वो इन्वर्ट हो जाती हैं। इक्वल इन साइज, कि जो साइज इसका है वही साइज इसका है, तो मैग्निफिकेशन क्या है 1 है, मतलब ऑब्जेक्ट का और उसकी इमेज का दोनों के साइज आपस में बराबर हैं और दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब मिरर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये तो हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी 10.3 ऑफ एनसीईआरटी। देखिए 10.3 में उन्होंने एक सेटअप यूज करने के लिए कहा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इस सेटअप में क्या किया, दिस इज अवर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को हमने एक पर्टिकुलर स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है और इस स्टैंड को एक हॉरिजॉन्टल रूलर पे हमने फिक्स किया है, ओके। अब इसके सामने यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रे आ रही हैं। यहां पर ये आप इमेज देख सकते हैं, सॉरी नॉट द इमेज, बट यहां से लाइट, ये टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्शन, इससे आने वाली लाइट जब कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर उसकी इमेज बनेगी।
तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज इस समय बन रही है। ठीक है, तो इस स्क्रीन को क्या करना है, स्क्रीन को आपने थोड़ा आगे मूव किया, इस तरफ मूव किया, इस तरफ मूव किया। आपने देखना है कि किस पॉइंट पे ये जो इमेज है ये बिल्कुल शार्प बन रही है। तो जिस पॉइंट पे इमेज एकदम शार्प बन रही होगी मतलब दैट इज द फोकल पॉइंट। तो आप कॉनकेव मिरर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी ये इमेज यहाँ पर शार्प बन रही है, तो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, दैट विल गिव यू द फोकल लेंथ एफ। ठीक है, तो एक बार आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या करना है, अब आपको दो लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो दो लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, एक तो देखिए, एक लाइन तो आप मान लीजिए जहां पर ये जो कॉनकेव मिरर का पोल है, पोल इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो एक लाइन जो इसके पोल के थ्रू पास हो रही है, इससे फोकल डिस्टेंस पे, ठीक है ना, अभी तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये फोकल पॉइंट पे है, तो मान लीजिए ये फोकल डिस्टेंस है और उतने डिस्टेंस पे आगे एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा होगी इमेज के अकॉर्डिंग, तो मान लेते हैं कि फोकल डिस्टेंस आपका इस पॉइंट पे आ रहा है और उससे उतना ही डिस्टेंस आ गई ये लाइन। तो मतलब ये हुआ कि जो आपका लेंस वाली पोजीशन है जहाँ पर आपका पोल आएगा उसको आपने मार्क कर दिया, उससे एक फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे, ठीक है, एक फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे एक आपने लाइन ड्रॉ की और एक और फोकल लेंथ डिस्टेंस पे आपने लाइन ड्रॉ की। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, r इज इक्वल टू 2f, तो मतलब यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, r। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये c होना चाहिए और पहला पॉइंट f होना चाहिए और ये जो पोल है ये p होना चाहिए। तो आपके पास 3 पॉइंट आ जाएंगे, एक p, एक f और एक c। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब इन 3 पॉइंट्स, अब इमेज जो आपकी शार्प बन रही थी उसको स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो आपका ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट को आपने अब आगे पीछे मूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है उन्होंने तो कहा है कि कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, अ बर्निंग कैंडल। तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारा ब्राइट है, ठीक है, तो आप बर्निंग कैंडल भी यूज कर सकते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है अलग अलग पोजीशंस पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सी से दूर रखेंगे, मतलब ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, पहला हो गया। उसके बाद सी पे रखेंगे, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको स्लाइड करके आप आगे ले आओ, सी पे ले आओ, फिर सी और एफ के बीच में ले आओ, फिर एफ पे ले आओ, फिर एफ और पी के बीच में ले आओ। तो अलग अलग पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट को रख के हम देखेंगे कि उसकी जो इमेज बन रही है स्क्रीन पे, उस इमेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या इमेज मैग्नीफाई हो रही है, बड़ी हो रही है साइज में, क्या वो इन्वर्टेड थी अब वो सीधी हो गई, ठीक है, मतलब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और एक केस ऐसा भी होगा जब आपको इस स्क्रीन पे इमेज नहीं दिखेगी। तो जिस पॉइंट पे आपको स्क्रीन पे इमेज ना दिखे तो अब इमेज को कहां ढूंढेंगे, अब उस इमेज को आप ढूंढो कॉनकेव मिरर पे। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है दैट इज रियल इमेज। तो अगर स्क्रीन पे कभी इमेज ना बने तो इसका मतलब है कि हो सकता है इमेज वर्चुअल बन रही हो। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे तो दिखाई नहीं देती, वो किस में दिखाई देगी, मिरर पे। तो उस टाइम आपने मिरर में देखना है कि कहीं मिरर में ही तो इसकी वर्चुअल इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपके स्कूल में डेफिनेटली करवाई गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये हम इस लेक्चर में तो हम यहाँ नहीं कर सकते, बट आपको मैं सेटअप समझा सकता हूँ। तो यू विल सी इन द अबव एक्टिविटी दैट द नेचर, position and the size of the image formed by a concave mirror depends on the position of the object in relation to the points P, F and C के ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजिशन,
ठीक है, तो कुछ पोजीशन पे आपको रियल इमेज मिलेगी, पर कुछ पोजीशन पे आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। इमेज मैग्नीफाइड भी हो सकती है, साइज में छोटी भी हो सकती है, रिड्यूस्ड भी हो सकती है, और सेम साइज की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है। तो ये जब आप एक्टिविटी करते हैं एक्चुअली, तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस का टेबल आता है वो कुछ ऐसा होगा कि फर्स्ट इज, जब आप इन्फिनिटी पे मतलब सी से काफ़ी दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनती है? फोकस पॉइंट जो हमने पहले डिसाइड किया था, ठीक है, आइडेंटिफाई किया था। और साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटी सी इमेज बनती है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत शार्प, बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। और नेचर कैसी है? इमेज आपकी रियल बन रही है और इन्वर्टेड। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कुछ टी शेप जैसा है, और इमेज इसकी बिल्कुल उल्टी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब आप ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट से थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, ठीक है। पहले इन्फिनिटी का मतलब कि बहुत दूर था, ठीक है। मतलब आप इस ऑब्जेक्ट की जगह क्या करें, बाहर खिड़की के बाहर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूर कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की इमेज इसमें देखो, दैट विल बी कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसके साथ स्टार्ट करेंगे, तो इसको हमने इस ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा दूर रखा। इमेज कहाँ बन रही है? एफ और सी के बीच में बनेगी, मतलब इमेज भी अब एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे नहीं बनती रहेगी। तो आपको स्क्रीन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि शार्प इमेज कहाँ पे मिल रही है। तो अब आपको शार्प इमेज मिलेगी एफ और सी पॉइंट के बीच में। डिमिनिश्ड मतलब साइज में थोड़ी छोटी होगी, अभी भी रियल और इन्वर्टेड है। सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज भी सी पे ही मिलती है और सेम साइज की मिलती है, अभी भी रियल और इन्वर्टेड है। सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज आपकी सी से भी दूर बनती है, साइज उसका बढ़ जाता है, अभी भी रियल और इन्वर्टेड है। एफ पे रखोगे फोकस, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट पे, तो इमेज इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर बनेगी और हाईली एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड। और अगर पी और एफ के बीच में रखते हैं तब जाके इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, मतलब अब ये रियल इमेज नहीं है, अब ये वर्चुअल इमेज है, और ये एनलार्ज्ड है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। तो अब इन ऑब्जर्वेशंस को कैसे हम रे डायग्राम को यूज़ करके समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं रे डायग्राम से, वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।